हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो आज हम देखने वाले हैं मधु बाबू कौन है, और उसके साथ हम देखेंगे कि किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में हो गया है शुरू और हमारे लिए एक राहत की बात ये कैसे है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा खतरे में कौन सा प्रदेश है कोरोना वायरस से। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें आज हम देखने वाले हैं। तो आज है तारीख 19 जुलाई और वक्त हो चुका है 10 कदम देखने का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, और उसके साथ कवर करेंगे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शन सेम है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एज अ मॉर्निंग न्यूज़पेपर काम आएगा, एंड देन जो पढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स उनके लिए एज अ सेल्फ असेसमेंट काम आएगा। और आपके जो स्कोर हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और उसके साथ ही अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो जाके टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी। तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू कीप द स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ द पेट्रोलियम। तो भारत ने पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार को रखने के लिए किस देश से समझौता किया है। तो भारत किसी देश से एक समझौता किया जिसमें वो क्रूड ऑयल जो होता है उसको उसके देश में स्टोर करेगा। तो जैसे हम पानी बचा के रख लेते हैं टंकी भर 1000 लीटर के आसपास या फिर 1500 लीटर, उसको हम पूरा दिन यूज करते हैं। तो उसी तरह से भारत ने भी एक पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार जो कि स्ट्रेटेजिक इसलिए कि उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो किस देश में किया, इसका बाकी एक्सप्लेनेशन हम आंसर में देखेंगे। तो ऑप्शन ए अमेरिका में किया है, ऑप्शन बी रूस में रखेगा अपना तेल, या फिर ऑप्शन सी जापान में, या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश में। तो एक आधा आप देख के भी रिजेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका में। तो हमें तेल रखना क्यों चाहिए, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं तो उनको कम से कम 90 दिन का स्टॉक अपने देश में रखना चाहिए, क्योंकि उसकी रणनीति बनाने के लिए ये काफी यूजफुल होगा। तो फिलहाल में यूएस की कितनी कैपेसिटी है, 714 मिलियन बैरल्स। तो इसमें एक बैरल में कई लीटर तेल होता है, तो उस हिसाब से यूएस की इतनी कैपेसिटी है। और इंडिया कितना स्टोर अभी फिलहाल करता है, 5.33 मिलियन टन। तो ये लगभग 38 मिलियन बैरल्स। तो यूएस के देखिए 714 और इंडिया की 38, तो कितना ज़्यादा कम है। तो एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 90 दिन का, और भारत में 9.5 दिन के आसपास ही तेल हो सकता है। तो कंडीशन ये है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ये होता है कि तेल खत्म हो जाएगा, या फिर पेट्रोल और क्रूड के दाम बढ़ जाएंगे, या फिर किसी देश से हमारे संबंध खराब हो गए अचानक से, या फिर कहीं कुछ और प्रॉब्लम आ गई और सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं इराक में, ईरान में, इधर उधर हमेशा सैंक्शन वगैरह का चांसेस रहता है। तो हम एक स्ट्रेटजी के तौर पे बना लेते हैं कि हम अपने तेल को वहां पे स्टोर करके रखेंगे सस्ते दाम में, और उसको बाद में यूज करेंगे। अब जब तेल महंगा होगा तो हम अपने उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल को ले सकते हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि हमने यूएसए किया है, और यूएसए एक 6th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ द इंडिया है। तो भारत का तेल वहीं से लेके हम वहीं पे स्टोर करके रख देंगे, जो कि हमारे फ्यूचर में काम आएगा। तो ये था तेल रखने के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो किसी राज्य सरकार की एक योजना है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्कीम इज मधु बाबू पेंशन स्कीम। तो इसमें क्या कैसे हम आंसर में देखेंगे, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो किस सरकार की योजना है, तो ये है योजना ऑप्शन सी उड़ीसा सरकार की। एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मतलब सामाजिक सुरक्षा आपको प्रदान करेगी, आपकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करेगी। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम उस तरह से हुई। इसमें किनके लिए बेसिकली इसको एक्सपेंड किया गया, अभी तक कई दूसरे रीजन मतलब दूसरे फील्ड के लोगों के लिए था, दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए था। अब इसमें ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। तो उसमें क्या होगा कि 5000 ट्रांसजेंडर्स को लगभग 500, 700 और 900 रुपीज पर मंथ मिलेगा उनकी एज के मुताबिक। एक क्राइटेरिया बना दिए, इस एज वालों को इतना, इस एज वालों को इतना, इस एज वालों को इतना। तो ये थी तो पेंशन स्कीम। अब मधु बाबू हैं कौन, तो जो मॉडर्न उड़ीसा, आधुनिक उड़ीसा के पाइनियर में माने जाते हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी है, उनको लोग काफी ज्यादा वहाँ पे पसंद करते हैं उड़ीसा में। तो वो मधु बाबू वहाँ के, तो उनको मधु बाबू, मिस्टर दास, उत्कल गौरव, देश प्राण यानी द पैट्रियट, या फिर कुल वृद्ध यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से उड़ीसा में जाना था, और उड़ीसा के लोगों को काफी इंस्पायर करते हैं। तो ये थी मधु बाबू योजना, जो कि संबंधित है उड़ीसा सरकार से, और किन के लिए एक्सपेंड की गई है, ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो बेसिक अपने लिए ये 3 इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गोल इज अ प्रोग्राम फॉर विच क्लास ऑफ पीपल। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का,
तो ये किस कैटेगरी के लोगों के लिए है, तो इसमें किसको कवरेज मिलेगा? तो ऑप्शन ए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऑप्शन बी प्रवासी मजदूर या फिर प्रवासी जो भी हैं माइग्रेंट्स हैं उनके लिए, ऑप्शन सी आदिवासियों यानी ट्राइबल्स, या फिर ऑप्शन डी मुसलमानों के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आदिवासियों के लिए। तो ये गवर्नमेंट के पोर्टल से ही है। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी यूथ वगैरह के लिए है उनको एक डिजिटल स्किलिंग कराई जाएगी ट्राइबल यूथ को। तो जो आदिवासी लोगों की यूथ मतलब जो युवा स्टूडेंट्स हैं जैसे लड़के हो गए लड़के हो तो एक इनको डिजिटल स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसमें क्या कुछ है, तो गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर्स। तो ये फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दोनों का मिला के एक प्रोग्राम है। इसमें क्या करना है इन लोगों को, ये एम्पायर वर्क करेंगे ट्राइबल यूथ को, मेंटरशिप लीडरशिप ट्रेनिंग ऐसी कुछ ट्रेनिंग देंगे, डिजिटल ट्रेनिंग। तो इससे इनका क्या होगा, अपब्रिंगिंग अच्छी खासी होगी और ये एक खुद में अपने हिसाब से खुद के बिजनेस ट्राइबल ओल्ड बिजनेसेस शुरू कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कई सारे छोटे मोटे रोजगार होते हैं ट्राइबल्स में, हम बांस के उद्योग हो गए इस तरह से, तो उसको ये लोग उसी तरह से एक एग्जांपल है ये। उनकी आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा होता है, पेंटिंग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, तो शायद उसको ये लोग बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल था, इसी तरह कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सबको बढ़ाने के लिए गोल आया गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state may be most affected for coronavirus epidemic according to the Lancet Journal study? तो एक लैंसेट जर्नल है उसके स्टडी में एक बात सामने आई है। उसने भारत के स्टेटों पे स्टडी की है और उसमें उसने बताया है कि कौन सा राज्य कितना वल्नरेबल है, वहाँ पे कितना ज़्यादा खतरा है। तो उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया लिया, तो वो सब हम आंसर देखें, बट देखते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, या फिर सबसे ज़्यादा खतरा है मध्य प्रदेश को। तो आंसर है इसका सबसे ज़्यादा खतरा है मध्य प्रदेश को ही। तो ये स्टडी जो पब्लिकली अवेलेबल डाटा है वहाँ से उठाई गई है कोविड-19 दौरान की, कहाँ पे कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितने बेड हैं और कितने हाउसिंग है, हाइजीन हेल्थ सिस्टम जितना वही कि प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी है उन्होंने कि इस गवर्नमेंट ने क्या कैसे कुछ है, उस हिसाब से इन्होंने रैंकिंग बनाई है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश को इन्होंने सबसे खतरनाक पे रखा है कि मध्य प्रदेश में सबसे खतरा। तो ये गवर्नमेंट की स्टडी नहीं है, ये एक लैंसेट जर्नल है उसकी स्टडी है। उसमें उसने पब्लिकली जो अवेलेबल डाटा उसी से सारा कुछ अभी किया है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15, 16, 14 इसी आसपास घूम रही है आज की डेट 19 तारीख के आसपास। तो उस हिसाब से इसने कहा है कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा खतरे में है। तो दिक्कत की बात यही है कि 80% से ज़्यादा असिम्टोमेटिक केसेज हैं इंडिया में, मतलब सिम्टम नहीं दिख रहे हैं कि आपको कोरोना है कि नहीं। नॉर्मल आदमी उठा के पकड़ लिए बोल दिया अच्छा इसको तो कोरोना है, देखने में कोरोना दिखता नहीं हो, स्वैब टेस्टिंग RT-PCR इन सब में पता चलता है कि इसको कोरोना है। तो कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत धीरे धीरे अब सुनने को मिल रही है, तो इसलिए ज़्यादा वल्नरेबल अब कौन से मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के नागरिक सावधान हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CS शेषाद्री हु डाइड रिसेंटली वाज फ्रॉम विच फील्ड? तो अभी हाल ही में कल 18 तारीख को ही इनका निधन हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से शोक की लहर दौड़ती है। अगर आपको नहीं पता चला है तो ये नहीं है कि आपके दिन में नहीं दौड़ी है। तो एक जिस फील्ड से आते हैं उस फील्ड को काफ़ी एक नुकसान हुआ है। तो ये किस फील्ड के थे? ऑप्शन ए खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी गणित यानी मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर कृषि, या फिर ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। तो किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गणित। तो मैथमेटिक्स के फील्ड के थे। तो ये जो भारत आज़ादी की स्वतंत्रता के बाद उसमें से कई जो टॉप मैथमेटिशियंस हुए हैं तो उनमें से इनका नाम आता है। तो इनका नाम किसमें, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री यानी बीजी ज्यामिति है। हिंदी में बीजी ज्यामिति कहते हैं और इंग्लिश में अलजेब्रा जो होता है उसमें इनका रोल काफ़ी अच्छा था। तो एक कांस्टेंट होता है, जैसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं मैथ्स में फिजिक्स में हम कई जगह देखते रहते हैं, तो एक शेषाद्री कांस्टेंट इन्हीं के नाम पे रखा गया था। पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको, और जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड और श्रीनिवास रामानुजन मेडल होता है इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस का, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है इन इंस्टीट्यूट का, तो वो भी इनको मिल चुका। तो काफ़ी बड़े मैथमेटिशियंस थे इंडिया के जिनका हाल ही में निधन हो गया था। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इनको श्रद्धांजलि दी ट्वीट और इधर उधर के माध्यम से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज फियांग टेडुप एन एनुअल मोनेस्टिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो एक वार्षिक मठवासी त्यौहार फियांग टेडप कहाँ मनाया जाता है? तो फियांग टेडप ये मोनेस्टिक या फिर मोनेस्ट्री, तो हम इसको बुद्ध
बहुत बहुत बुद्धिज्म से रिलेट करके उस हिसाब से देख सकते हैं, तो आप उस हिसाब से आंसर अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। तो कहाँ पे है मनाया जाता है ये त्योहार? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख में। तो मोनेस्ट्री अगर आपको दिमाग में आए, अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख, यहीं पे 3 जगह सबसे ज़्यादा मोनेस्ट्रीज पाई जाती हैं, और इसके साथ हिमाचल प्रदेश में भी, जहाँ पे दलाई लामा रहते हैं। तो ये था, लद्दाख में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये संस्थापक जो है वहाँ पे ड्रिगुम्पा मठ, मतलब जो ड्रिगुम्पा मोनेस्ट्री है, तो वहाँ पे उनके जो संस्थापक थे जिग्टेन गोम्बो, उनको ये समर्पित है। और इसमें बेसिकली ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाया था। तो ये रिसेंटली मनाया जाने वाला था 18, 19, 20 तारीख के बीच में, तो जो कि कोविड-19 के दौरान नहीं मनाया जा रहा है। वही सब इस बारे में बताना चाहते हैं इसमें, कि इसमें भी प्रॉब्लम आ गई है कोविड के कारण। तो इसमें तिब्बत कैलेंडर के अनुसार जिस दिन मनाया जाता है तो हमेशा जुलाई अगस्त में ही पहुँचता है। तो ये था त्यौहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ कोरोना वैक्सीन मेड बाय भारत बायोटेक? तो ये अचानक से इतनी पुरानी न्यूज करंट कैसे बन गई, देखते हैं। तो भारत बायोटेक द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई? तो ये आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो 3 क्वेश्चन, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन ए फेविपिराविर, ऑप्शन बी क्लोरोक्वीन, ऑप्शन सी रेमडेसिविर या फिर ऑप्शन डी कोवैक्सीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कोवैक्सीन, क्योंकि बाकी तीनों वैक्सीन का है ही नहीं, वो मेडिसिन है। तो ये जो लास्ट वाली ही है वैक्सीन जो इसको भारत बायोटेक ने बनाया। तो करंट अफेयर्स ये है कि इसका ट्रायल शुरू हो गया। जो ह्यूमन ट्रायल है, ये स्वदेशी वैक्सीन है, इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। तो इसमें 2 चरणों में ह्यूमन ट्रायल होगा, जो लास्ट में फिर इसको फाइनल देखा जाएगा 3rd स्टेज में क्या कैसे होता है। तो फिलहाल 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में अलग अलग जगह हो रहा है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, इधर उधर सब जगह हो रहा है। तो इसका क्या कैसे होता है आगे खबर आती जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेंज इंडेक्स? तो ये इंडेक्स वाले क्वेश्चन, करप्शन इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाते हैं। उस हिसाब से एक और इंडेक्स आ गया, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो इसका ऑप्शन क्या देख लेते हैं। 25वीं रैंक है, या फिर 15वीं रैंक है, या फिर 3rd रैंक है, या फिर 1st रैंक है भारत की इसमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3rd रैंक है। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है 3rd रैंक। तो सबसे पहले है अपना चाइना और यूएसए हो गए, उसके बाद आ गया इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे कितनी अच्छी होगी उसको ये दर्शाता है। तो ये 48 कंट्री जो भी हैं मेजर, उनके कंट्रीज की कॉम्पिटिटिवनेस और ऑपरेटिंग कंडीशंस उनको पूरा स्टडी करेगा और फिर बताएगा किसकी क्या रैंक। तो इंडिया एक रैंक ऊपर होकर 3rd रैंक पे आया है। तो ये कौन प्रिपेयर करता है? जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं कुशमैन एंड वेकफील्ड, उनके अनुसार इंडिया 3rd रैंक पे है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैबोन एक देश है, तो उसका पहली महिला पीएम के रूप में किसी को नियुक्त किया गया है। तो हु अपॉइंटेड एज फर्स्ट विमेन पीएम ऑफ गैबोन? तो गैबोन की पहली महिला पीएम कौन है? ऑप्शन ए अली बोंगो ओडिम्बा, ऑप्शन बी ओसुको रापोंडा, ऑप्शन सी जूलियन निकोगे बेकाले, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया तो आप मुझे माफ करिएगा। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर है ऑप्शन ए अली बोंगो और टिम्बा। तो ये सब मैप में देख पाएंगे। इंडिया से वेस्ट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमें साउथ अफ्रीका में ये रीजन मिलेगा। अफ्रीका की सदर्न या फिर सदर्न ईस्ट कंट्री है, वेस्ट कंट्री है गैबोन। तो यही था मैप में हम जिसको देख सकते हैं। तो इंडिया से जब हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तब हमें अफ्रीका में मिडिल वेस्ट अफ्रीका में गैबोन कंट्री मिलेगी। तो यहाँ की पीएम बनी है। तो हमारे लिए ये ऐसे ही खबरें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मैप के थ्रू पढ़ने के लिए, जो न्यूज़ में आता है। तो वहाँ की ये महिला पीएम है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। उनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया। तो जो ये कंट्री है गैबोन, ये तेल पे डिपेंडेंट है। अब तेल काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो रहा है इधर उधर, तो वहाँ की इकोनॉमी ख़राब हो चुकी है। तो वहाँ पे जो ये रापोंडा जी हैं, ये ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स से, तो शायद कुछ मदद कर सकें। तो इस हिसाब से सारा कुछ है। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि गैबोन की पहली महिला पीएम रापोंडा जी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज रिसीव्ड द ग्वेन एफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर 2020? तो प्रेस फ्रीडम अवार्ड अभी दिया गया, तो ये एक स्पेशल अवार्ड है, उसी में देते हैं ग्वेन एफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो ये किसे मिला है? ऑप्शन ए शाहिदुल आलम,
ऑप्शन बी स्वेतलाना प्रोकोपियोवा, ऑप्शन सी रवीश कुमार या फिर ऑप्शन डी अमल क्लूनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अमल क्लूनी। तो इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सस्टेन्ड अचीवमेंट मिला गया जो कि प्रेस फ्रीडम, यानी प्रेस फ्रीडम हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन में है, तो उसके स्वतंत्रता के लिए जो इन्होंने काम किया उसके लिए मिला। तो बेसिकली ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस सब से जुड़े मामलों में ह्यूमन राइट्स की पैरवी करती हैं। तो ये थी अमल क्लूनी। तो इसी तरह खत्म होते हैं आज के अपने टॉप 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो इस पूरे वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह इसी चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।